नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपका साइंस का चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे जो धातुओं के बारे में पढ़ रहे थे, धातुओं के अपने देखे थे भौतिक गुण। आज अपन पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा आपको दिक्कत कर सकता है। लेकिन आप यहाँ सीखेंगे अपन बहुत ही आसान से तरीके से, जिससे ये सारे के सारे जो आपको टॉपिक हैं आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो देखो अपन आज पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। देखो भौतिक गुण अपन पढ़े थे, धातु कैसी होती है, उसकी सतह कैसी होती है, ठोस होती है या नहीं होती, चमकदार होती है या नहीं होती, धात्विक गुण होता है या नहीं होता। तो इस तरह के अपने बहुत सारे उसके भौतिक गुण देखे थे। अब अपन देखेंगे रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण में सबसे पहला जो अपन गुण देखेंगे वो देखेंगे धातुओं का दहन। अगर किसी धातु को जलाते हैं तब क्या होता है। अपन कहेंगे बहुत सारी धातुएं तो जलती ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी धातुएं जल भी जाती है और क्या उसके अंदर अभिक्रिया होती है। तो देखो किसी भी चीज को जलने के लिए आपको जैसा कि बताया था, कोई भी चीज है उसको जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। कोई भी चीज है अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज नहीं चलेगी। अगर वहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं है तो नहीं चलेगी। तो क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उस धातु का ऑक्साइड बना देती है। जो भी धातु है वो अपना ऑक्साइड बना देगी। क्या बना देगी, ऑक्साइड। तो अपन इसको सिंपल से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, बहुत ही आसान से तरीके से। यानी धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। अब कोई भी धातु हो, जैसे हमने यहां पर लिया है कॉपर, Cu का मतलब कॉपर। कॉपर ने यहां पर क्या किया है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है। तो कॉपर से अभिक्रिया करके क्या बना दिया है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो ये धातु कोई भी, यहाँ पर कॉपर धातु थी तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसका जो रंग होता है, अगर अपन कॉपर को जलाते हैं, आपने देखा होगा कॉपर को जलाने पर क्या होता है, उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, ठीक है, उसका ऑक्साइड बन जाता है। ऐसे ही बात करें एल्यूमिनियम, एल का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम को जलाएंगे तो एल्यूमिनियम क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो कोई भी मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम होता, तो अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन कराते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। साथ में इसके कुछ अपने को गुण भी ध्यान रखने हैं, यानी इसके क्या क्या गुण होते हैं। धातु ऑक्साइड होता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी, क्षारकीय या क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, कैसे पता है, अपने पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा था, कोई भी धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है और लवण और बना देता है। यानी धातु जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके, किससे, अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनाता है, लवण प्लस जल। और अपने को पता है लवण प्लस जल कब बनता है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल तो यहां पर अपन अभिक्रिया करा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, अम्ल की, कोई धातु ऑक्साइड है, यानी धातु ऑक्साइड क्या है, क्षार है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन क्या सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्या, नहीं। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। उन धातु ऑक्साइड को अपन कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या नाम है, देखो कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपन कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी गई है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये इसकी जो मेन जो पहला पॉइंट है, इसकी कुछ टॉपिक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड की एक और परिभाषा है, वो अपन देखते हैं क्या है। एक तो आपने ये देखा कि जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। और साथ में इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि कुछ धातु ऑक्साइड
कुछ धातु ऑक्साइड किससे, अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उसे भी अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी ये दूसरी इसकी परिभाषा है। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यानी कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि धातु जब अपन क्या करते हैं, धातु का किसी भी धातु को जलाते हैं तो वायु की उपस्थिति में जलाते हैं और उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी धातु है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद में कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधिकांश कैसे होते हैं, अधिकांश तो होते हैं क्षारीय प्रकृति के, लेकिन कुछ हैं। जैसे कौन कौन से हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपसे पूछा गया है एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर, ऐसे धातु ऑक्साइड का नाम बताइए जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, या उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, या प्रकृति इनके अंदर होती है। ये दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये देखो दोनों ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्या है, यहां पर अम्ल है, और इसने अम्ल के अभिक्रिया करके ये एक लवण बना दिया है, और इसका नाम अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक लवण है और साथ में H2O तो जल होता ही है, ठीक है। दूसरा देखो यही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां पर ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही सूत्र है। और NaCl क्या होता है, सॉरी NaCl नहीं है यहां पर, NaOH होगा। यहां पर क्या होगा, NaOH, ठीक है, इसको सही कर लें, NaOH। तो NaOH से अभिक्रिया देखो, ये क्या है, ये है क्षार। ये क्या था, ये था अम्ल। यहां पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एक क्षार से अभिक्रिया करके ये क्या है, लवण है, जिसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है, NaAlO2 इसका नाम होता है। सोडियम देखो ये रहा सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो इसका जो नाम है वो होता है सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो अभिक्रिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा गया है, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, यहां पर लिख दिया X, तो बताओ X की जगह क्या होगा, तो X की जगह होता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होगा यहाँ पर, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में तो ये जल है ही। तो देखो यहां पर ये क्या है, ये एक लवण है। यहां पर क्या है, इस धातु ने क्षार के साथ अभिक्रिया, वही धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, और यही धातु ऑक्साइड क्षार के साथ। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। यहां लिखा हुआ है अघुलनशील होते हैं। आपको पता है क्या, ये पता है क्या, धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं क्या, नहीं घुलते हैं। बहुत सारे धातु, अब आप जैसे मान लो लोहे पर जंग लग गया है तो उसका क्या बन गया है, आयरन ऑक्साइड। क्या आयरन ऑक्साइड जल में घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा। तो आयरन ऑक्साइड जल में नहीं घुलता। इसी तरह बहुत सारे धातु ऑक्साइड हैं वो जल में घुलते नहीं है, जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में बहुत अच्छी तरह से घुल जाते हैं, और वो क्षार वहां पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्षार बना लेते हैं। यानी कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, और जल में घुलकर वो क्या करते हैं, क्षार बना देते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड हो गया और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों ऐसी धातु ऑक्साइड है जो जल में क्या है, घुलनशील है। वो क्या है, जल में घुलनशील है। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर देखते हैं किस तरह से ये घुल जाता है और किस तरह से इसकी अभिक्रिया होती है। तो देखो यहां पे ये अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो देखो यहां पर ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और O का मतलब यहां Na2O। ये मतलब ये कैसे हुआ, ये क्योंकि सोडियम की संयोजकता होती है +2 और
सोडियम की संयोजकता होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -2। तो ये संयोजकता इसके पैरों में आई है, इसलिए ये सूत्र बना है Na2O। ठीक है, ये नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाना है? यहाँ पर एक NaOH जो क्या है? क्षार। ये क्या है? इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार बना दिया है। उसी तरह K2O, K2O मतलब होता है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड में भी जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और ये भी क्या है? एक क्षार है। तो देखो यहां पर हमने ये सीखा कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुलते नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही जल में घुलकर क्या करते हैं? क्षार बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्षार बना देते हैं। तो इसके बाद में अगला देखो यहां पर नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में पूछी गई है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती है बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील का मतलब आप इसको खुला रख देंगे हवा में तब भी इसके अंदर ये आग पकड़ लेगा और जलने लग जाएगा। यानी इसका जलने का जो ताप है बहुत कम होता है। ठीक है, अगर सोडियम और पोटेशियम को आप खुला रख दें तो अपने आप आग जलने लग जाती है। तो फिर क्या करना पड़ता है? तो ये इसको आग से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। किसमें? केरोसिन में। तो केरोसिन में डुबोने से आग नहीं लगती है, वहां पर डुबो के रखेंगे तो ये जलेगा नहीं। अगर पानी में भी रखेंगे तब भी ये आग पकड़ लेता है, इसलिए किसमें रखा जाता है? इसको केरोसिन में रखा जाता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को। ये क्या है? बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। इसके बाद बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या करता है? धीमी अभिक्रिया करता है तथा सोडियम से क्या है? कम अभिक्रिया। जो जितनी धीरे अभिक्रिया करेगा उतना ही कम अभिक्रियाशील है। अब सोडियम और पोटेशियम तो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं, इसका मतलब ये क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है। वहीं मैग्नीशियम धीरे सोडियम से और इनसे क्या करता है? धीमी गति से अभिक्रिया करता है। किससे? जो अपन वायु में खुला छोड़ रहे हैं, ये जल के साथ इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ तो देखो फटाक से अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन मैग्नीशियम जल से धीमी गति से अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब ये सोडियम से कम अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील का मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना ताकतवर है, यानी ये बहुत कम ताकतवर होता है। तो यहां पर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपना इसका अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। यहां पर आगे जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ अन्य धातु की बात करते हैं और इसके गुण के बारे में बात करें। तो देखो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब जो अपने रूम का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री टेम्परेचर अपन माने जाते हैं, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर है, उसके ऊपर मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, Zn का मतलब जिंक और Pb का मतलब होता है लेड। यहां से इसको आप अगर पता नहीं है तो लिख सकते हैं लेड होता है, Pb मतलब लेड। आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसको अपन खुला रख लेते हैं ना, यानी कौन कौन सी धातु है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। इनको अगर अपन सामान्य ताप पर खुला रख देते हैं तो इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला देखें तो आयरन का दहन नहीं होता है। अगर आप लोहे को जलाना चाहें सीधे नॉर्मल ताप पर तो क्या जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा। तो क्या होता है? अगर इसका लोह चूर्ण है, मतलब लोहे का चूर्ण है, अगर उसको आप बर्नर में जलाएंगे तो बहुत तेजी से जलेगा वो। यानी आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन लोह चूर्ण का तेजी से जलता है, मतलब तेजी से दहन होता है। अगर आप लोहे का बुरादा ले लो बहुत बारीक और उसको जलाने की कोशिश करो तो बहुत तेजी से जलेगा, जबकि आप सीधा लोहे को जलाने की कोशिश करोगे तो नहीं जलेगा। क्या होगा? नहीं जलेगा। इसके बाद बात करें सिल्वर और गोल्ड, यानी सोना और चांदी। ठीक है, अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं हैं जिसको आप बहुत अधिक ताप पर भी इससे अभिक्रिया कराने की कोशिश करोगे तो नहीं करेगी अभिक्रिया, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करेगा। हाँ, इसको गर्म करने पर सिल्वर पर क्या होता है? एक काले कलर की परत जरूर चढ़ जाती है, ब्लैक कलर की परत जरूर चढ़ जाती है, लेकिन अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखे होंगे गहने सोने और चांदी के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उसका संक्षारण नहीं होता है, वो खराब नहीं होते हैं, उसके ऊपर जंग नहीं लगता है और वो अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। जब अपन किसी भी धातु को जलाते हैं तो क्या होता है? अपने अलग अलग पॉइंट देखें कि कुछ धातुएं होती हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, कुछ नहीं करती है, कुछ जल के साथ घुलनशील होती है तो कुछ जल के साथ घुलनशील नहीं होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, पहला पॉइंट ये था। अब अपन बात करेंगे इसके दूसरे गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म है दूसरा, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, यानी सीधा धातु। वहां पर अपने पिछले पॉइंट में धातु ऑक्साइड को जल में घोलनशील किया था, घोल कर देखा था। यहां पर अपन बात करेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, यानी सीधा धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवा दें तब क्या होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर अपन बात करें कोई भी धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है, तब क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड बनाती है। देखो यहां पर लिखा हुआ है धातु है, ये जल से अभिक्रिया किया और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कोई भी धातु है, यानी अधिकांश धातु क्या होती है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है एक तो, और दूसरा है वो हाइड्रोजन गैस वहां पर जरूर रिलीज करेगी, वहां पर गैस, हाइड्रोजन गैस जरूर उत्पन्न होगी। इसके बाद में क्या होता है, कुछ धातु ऑक्साइड अपने पीछे वाले पॉइंट में पड़ा है, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं तो वो जल में घुल जाते हैं। अब ये जो धातु ऑक्साइड है वो उसी जल में घुल गया है और इसने धातु हाइड्रोक्साइड बना दिया है, उसी धातु का क्या बना दिया है, हाइड्रोक्साइड। देखो अब बात करें यहां पर कि धातु होती है वो जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ने जल से अभिक्रिया की और धातु ऑक्साइड। तो आपने ये पिछले वाले पॉइंट में भी पढ़ा था कि अगर कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तब भी ऑक्साइड बनाती है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। वहां पर कौन सी गैस नहीं बनती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, हाइड्रोजन गैस। कुछ धातु ऑक्साइड, ये जो धातु ऑक्साइड बने हैं, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और वो घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। जैसे अपन देखें यहां पर हमने लिया है के का मतलब होता है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम ने यहां जल के साथ अभिक्रिया की और क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है, साथ में हाइड्रोजन गैस, और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी क्यों कहा इसको, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। कैसे पता चला, अगर यहाँ पे प्लस में ऊष्मा है तब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। फिर अपन कहेंगे अभिक्रिया नहीं लिखी हो तो क्या होता है, इस पोटेशियम को जब जल में डालते हैं तो अत्यधिक वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप गर्म हो जाता है। गर्म होने का, आपने गर्म तो किया नहीं है, तो अपने आप गर्म कहां से हुआ, इसका मतलब उसके अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। क्या हुआ है, ऊष्मा का उत्सर्जन। कोई भी दो चीज ऐसी है, बिल्कुल आपने देखा, जब हाथ लगा के देखा ठंडी थी और उनको आपस में मिक्स किया तब वो अपने आप ही गर्म होगी, इसका मतलब उसमें ऊष्मा का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। ऐसी अभिक्रिया। तो देखिए, क्या आप ऐसा कोई प्रयोग बता सकते हैं जिसमें दो जो ज्यादा गर्म नहीं है, या कह सकते हैं दो ठंडी चीजों को मिलाकर वो अपने आप गर्म हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, एक प्रयोग है जिसमें अपना जब घर का या निर्माण किया जाता है, जिसको अपने चूना कहा जाता है, उस चूना अपना हाथ लगा के देखे वो भी ठंडा है और पानी भी आप ठंडा ले लो, उस दोनों को मिक्स करो। मिक्स करते ही क्या होगा, थोड़ी देर में ही वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसी तरह इस अभिक्रिया को सोडियम के साथ करवा दें, अभी हमने पोटेशियम के साथ करवाया है, सोडियम को भी जब जल में क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे जल से, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आपने ये कहा है कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ है और साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखते रहे। अब देखो यहां पर हमने किया कैल्शियम। जब कैल्शियम की अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल का निर्माण होता है, लेकिन ऊष्मा का निर्माण नहीं होता है। तो क्या ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्या नहीं है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो इस तरह से अपन ये देख सकते हैं कि कोई भी धातु है वो जल से अभिक्रिया करा के धातु ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं, अब सारे धातु ऑक्साइड ऐसा नहीं है कि जल से अभिक्रिया कर लेंगे, कुछ धातु ऑक्साइड ही जल से अभिक्रिया करेंगे और जो धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लेंगे वो धातु हाइड्रोक्साइड भी बना देंगे, जैसे आपने यहां पर दो अभिक्रियाएं देखी है। ठीक है, पहले इसने क्या किया, धातु ऑक्साइड बनाया और फिर उसी धातु ऑक्साइड ने फिर से इस जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या बना दिया, धातु हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है,
तो इस तरह से अपन ये देख सकते हैं अभिक्रियाओं के बारे में। तो इसका दूसरा पॉइंट है। अब अपन देखते हैं कुछ धातुएं किस तरह से अभिक्रिया करती है। ये आपकी बुक में जो दे रखा है काफी कॉम्प्लेक्स है और समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपन यहाँ इसको इस डायग्राम से समझेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं, आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे चीजें देखते हैं। तो इसको आप डायग्राम को अच्छी तरह देखें, इससे सारी चीजें एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अपन क्या कह रहे हैं, धातु की अभिक्रिया करवा रहे हैं, किस सॉरी जल की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया जल से करवा रहे हैं, यानी ये जल है। देखो धातु की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो सभी धातु एक तरह से अभिक्रिया नहीं करती है जल से, सारी एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहां पर बात करें सबसे पहले, जो सोडियम और पोटेशियम है वो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। अगर ठंडा पानी है तो वो उससे अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके आपको पता है ऑक्साइड बना देगा। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जिनके धातु के ऑक्साइड भी क्या करते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और वो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो हमने पहले अभी देखा है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, देखो अपन बिल्कुल छोटे लेवल से लेके चल रहे हैं और लेवल वहां तक है जहां पर अपना टारगेट है, यानी 100 तक भी पहुंचने का टारगेट है। अगर आपका टारगेट 100 तक पहुंचने का है तो फिर एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, जैसे अपन अभी कर रहे हैं। जैसे कि अगर धातु, कुछ धातु आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर, ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो आप लिख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, दूसरा देखो, एक धातु है मैग्नीशियम जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे जल से नहीं गर्म जल से अभिक्रिया करती है। कौन से जल से, गर्म जल से। ठीक है, तो आपसे गर्म जल से अभिक्रिया करने वाली धातु पूछ ले तो मैग्नीशियम। लेकिन इससे भी देखो, ये इससे भी अलग, ये एक ऐसी धातु है, कौन कौन सी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसी धातु है जो ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल से, लेकिन वो जल के वाष्प से अभिक्रिया कर लेती है, भाप से अभिक्रिया कर लेती है। जब जब जल की वाष्प बनती है उससे अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, और उसके ऑक्साइड बना देती है। जबकि जल से लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यानी लेड, कॉपर मतलब तांबा, सिल्वर मतलब चांदी और गोल्ड मतलब सोना, ये ऐसी धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया ही नहीं करती है। कौन सी धातु, आपसे पूछ ले एग्जाम में कोई ऐसी दो धातुओं का नाम लिखिए जो जल से अभिक्रिया नहीं करती, तो सोना और चांदी लिख सकते हैं। तीन पूछे तो साथ में आप तांबा लिख सकते हैं, यानी कॉपर लिख सकते हैं, और चौथी पूछ ले तो आप लेड भी लिख सकते हैं। कौन सी लिख सकते हैं, लेड भी, यानी सबसे कम अभिक्रिया मान लो, सबसे इससे इस तरफ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये बिल्कुल अभिक्रिया हो सकता है। लेड मान लो 0.11% मान लो कर ले, उससे भी कम कॉपर करता है, उससे भी कम सिल्वर और उससे भी कम गोल्ड, यानी गोल्ड तो अभिक्रिया करता ही नहीं है जल से। यहां पर वापस इस पॉइंट पर आते हैं, किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al प्लस जल यानी H2O। H2O कौन सी फॉर्म में है, यहां पर गैस की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। अब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है एक तो क्या बनाना है, पीछे आपने देखा है कोई भी धातु इससे करेगी तो धातु ऑक्साइड यानी Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह आप आयरन के साथ लिखें तो भी अभिक्रिया ऐसी होगी। देखो ये तो है ठोस, S का मतलब सॉलिड, ये है गैस यानी H2O भाप के रूप में होगा तब ये गैस होगा, और यहां बनेगा Fe2O3 और प्लस इसमें भी क्या होगा, गैस। और जिंक की बात करें तो जिंक में भी ऐसा ही होता है, H2O ये गैस से अभिक्रिया कर, H2O गैस से अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, ZnO प्लस H2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो अभिक्रिया, ये जल का रूप है, कौन सा है, ये भाप का सूत्र है। भाप कैसे पता चला, H2O तो जल का सूत्र होता है। देखो हमने यहाँ ब्रैकेट में G लिखा है, मतलब ये गैस की फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, गैस के रूप में है, गैसीय अवस्था में है। और ये सारे कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है।
तो इस तरह से हमने देखा ठंडे जल के साथ सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया करते हैं, गर्म जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है, और जल की भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक अभिक्रिया करते हैं। और कुछ धातु ऐसी है जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये किसी भी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्म जल हो, चाहे वो जल की भाप हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे आप इसकी सारी बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें और इस अभिक्रिया को भी अच्छे से ध्यान में रखें, तो आप ताकि आपको सारा डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किस तरह से करते हैं। यानी कोई भी धातु है अगर वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो देखो, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक तो लवण बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो अपन इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना ये, यानी ये आपको परिभाषा भी बनवा देता है और कोई भी धातु की अभिक्रिया है वो भी आपको करके बता देगा किस तरह से। देखो आप यहां पर लिख सकते हैं धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बना रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है या उत्पन्न करती है। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप इससे याद रख सकते हो कि धातु या धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है या उत्पन्न करती है। ठीक है, तो सिंपल सही हो गया। अब देख लो, अपन यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम है HCl के साथ यानी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये एक लवण है, ये सारे के सारे लवण है ये सूत्र, और ये यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका नाम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहां पर ये हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। जिंक की HCl से अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह फेरस की जब आयरन की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तीर का निशान ऊपर में निकलने का मतलब इसमें से गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सिंपल सा ये है कि हमने सारी अभिक्रिया इससे लिखी, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं और क्वेश्चन उसमें से भी बहुत बनते हैं। तो देखते हैं क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे देखते हैं इसके अंदर किस तरह से जो अम्ल धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। हाँ, तो देखें अब यहाँ पे अपने लिखा कोई भी धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, कोई भी धातु है अगर वो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, जिसका सूत्र होता है HNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। धातुएं, कुछ धातु ऐसी होती है, मतलब धातुएं जो है अगर दूसरे अम्ल से करेगी तब तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगी, लेकिन अगर धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी। तो क्या करेगी, वो जो HNO3 है ये क्या होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है। परबल क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ये क्या करता है, उस H2O के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर और जल बना देता है, क्या कर देता है, उसको जल में परिवर्तित कर देता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखनी है, अगर कोई धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस न बना के क्या बनाती है, जल उत्पन्न करती है, जल का उत्सर्जन करती है। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रिक अम्ल था वो किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, जैसे NO2 हो गया, NO हो गया, N2O हो गया। ठीक है, इस तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड में उत्सर्जित होती है। ठीक है, अपचयित हो जाती है। तो हमने यहां पर क्या देखा, अगर कोई अम्ल है, अगर वो कोई भी धातु है, अगर वो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस न बनाकर किसका उत्सर्जन करती है, क्या उत्पन्न होता है, उसके अंदर जल का उत्सर्जन होता है, जल उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अगर वही नाइट्रिक अम्ल अगर मैग्नीशियम से या मैग्नीज से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम से या मैग्नीज से, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg और मैग्नीज का क्या होता है Mn। इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर वही नाइट्रिक अम्ल अगर मैग्नीशियम से या मैग्नीज से अभिक्रिया करेगा, ये किसका सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का, तब वो हाइड्रोजन गैस का ही उत्सर्जन करेगा, तब जल नहीं बनाएगा।
तो यहां पर कंफ्यूजन वाली बात यह है कि अगर कोई धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करके किसका उत्सर्जन करता है, जल का। लेकिन अगर नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका उत्सर्जन करेगा, तब हाइड्रोजन गैस का ही उत्सर्जन करेगा, तब जल उत्सर्जन नहीं करेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका भी अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपन अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, यानी मैग्नीशियम सबसे अभिक्रियाशील, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक और उससे भी कम क्या है, फेरस। ये अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। उसके बाद बात करें कॉपर की, तो देखो कॉपर जो तांबा है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो आपने सबसे पहले ये कहा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है। लेकिन अपने दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि धातु अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस न बना के जल बनाएगी। लेकिन हमने फिर से कहा कि अगर वो नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम या मैग्नीज से अभिक्रिया कर रहा है तब तो क्या बनाएगा, तब तो हाइड्रोजन गैस का ही उत्सर्जन होगा। लेकिन हमने ये बात भी कही कि अगर कॉपर है तो वो तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझें। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है? देखो एक्वारेजिया एक ऐसा कह सकते हैं सॉल्यूशन है, ऐसा है जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl अम्ल, सांद्र HCl अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल अभी अभी ने देखा था HNO3। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। एक तो होता है HCl अम्ल, एक होता है नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों को मिलाते हैं तब बनता है एक्वारेजिया। लेकिन कैसे बन जाता है क्या, नहीं, 3:1 में मिलाना पड़ता है। 3:1 का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको 4 गिलास सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब 4 गिलास सॉल्यूशन ले रहे हैं या 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो 250 मिलीलीटर है वो ये होना चाहिए, और बाकी जो है 750 वो ये होना चाहिए। यानी अपन 4 गिलास सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 3 गिलास तो क्या होना चाहिए, HCl अम्ल होना चाहिए, और 1 गिलास किसका होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का। यानी 3:1 में, मतलब 3 हिस्से इसके हो, 1 हिस्सा इसका हो। ठीक है, तब बनता है एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी पिघला सकता है, ध्यान रखना। ये एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी पिघलाने की ताकत रखता है। जबकि अलग अलग आप चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो सांद्र, चाहे आप नाइट्रिक अम्ल, अलग अलग इसमें गोल्ड डाल के पिघलाने की कोशिश करोगे तो नहीं पिघला पाएगा। लेकिन जब भी इसको इस अनुपात में मिलाकर पिघलवाते हैं तो ये आसानी से गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला देता है। और वैसे अपने नॉर्मल देखा है कि गोल्ड जल्दी से किसी से अभिक्रिया भी नहीं करता है। लेकिन ये एक्वारेजिया एक ऐसा पदार्थ है। अब आपसे पूछा जा सकता है एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया होता है जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाकर एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और एक्वारेजिया का क्या कार्य है, ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी पिघलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगला चौथा जो पॉइंट है रासायनिक गुणधर्म का, वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये हमने पहले तो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया इसको। तो वैसे तो देखो क्या है, धातुओं की धातु ऑक्साइड से धातु लवणों से अभिक्रिया, धातुओं की धातु लवण से अभिक्रिया कराएं। कोई भी धातु है उसकी धातु लवण दूसरे धातु लवण से अभिक्रिया करा दे तो क्या होगा, तो देखो सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है, सभी धातु की क्रियाशीलता में अंतर होता है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, उसके यौगिक से विलयन से, यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। क्या आप पीछे का बता सकते हैं ये किस तरह का आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, इससे कुछ याद है? विस्थापित करने से, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है ये। यानी विस्थापन अभिक्रिया ऐसी धातु या ऐसा पदार्थ जो क्या करे, दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। वही तो है ये। देखो एक हमने धातु A ली और दूसरा धातु B का विलयन है। ठीक है, तो ये A इतना ताकतवर है, अगर ज्यादा ताकतवर है तो इसमें से हटा देगा, अगर कम ताकतवर है, कम क्रियाशील है तो इसको हटा नहीं पाएगा। तो A ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा क्रियाशील था, तो उसने B को वहां से हटा दिया और खुद A का लवण का विलयन बना दिया। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं यहाँ पर अभिक्रिया एक Zn+
CuSO4। यहां देखो हमने क्या लिया है, एक Zn है धातु और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये भी एक धातु का है। तो ये जिंक क्या होता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इसको यहां से विस्थापित कर देगा। तो यहां क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। सिंपल सी बात है कि अगर ये ज्यादा ताकतवर है, अपन क्लास के बैच की बात कर लें, अगर आप वहां पर बैठना चाहते हैं और सामने जो बच्चा बैठा है अगर वो आपसे ताकतवर है तब तो आप उससे कोई भी पंगा नहीं लेंगे। अगर वो आपसे कमजोर है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां से अपनी ताकत से हटवा सकते हैं। तो बस यही बात है कि ये जिंक इससे ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो इसने इसको हटा दिया। क्या ये उल्टा अभिक्रिया पॉसिबल होता क्या? अगर बात करें Cu प्लस ZnSO4, क्या ये इस तरह से बन सकता था क्या, CuSO4 प्लस Zn, क्या ये कॉपर इस जिंक को हटा सकता था क्या? ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। अगर आप आ भी जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब उसका कारण ये है कि जो कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है। सिंपल सी बात है, कॉपर जो है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है, ध्यान रखना, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। कहीं भी लिखा हुआ इसका मतलब अभिक्रिया गलत लिखी हुई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके फिर अपन देखते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी क्या होता है उसके बारे में। देखो सक्रियता श्रेणी क्या होता है, अभी अपन बात कर रहे हैं क्रियाशीलता का। तो क्रियाशीलता जो है उसी की बात करें, कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है कौन कम है। तो प्रयोग करने के बाद में हमने एक उसका क्रियाशीलता का आरोही क्रम हमने निर्धारित कर दिया। आरोही क्रम का मतलब आप समझते हैं क्या, घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो घटता क्रम है उसके अंदर अपने, यानी सबसे पहले नंबर आएगा जो सबसे ताकतवर, दूसरे नंबर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे एक टेबल बना ली, एक श्रेणी बना ली, उसी को ही कहते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को यहां सारी की सारी अभिक्रिया क्लियर हो जाएगी कि कौन किसको विस्थापित कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। तो हमने यहां पर एक सक्रियता श्रेणी देखी है, जिसके अंदर देखो अपन बात करें तो ये सक्रियता श्रेणी है हमारे पास। ठीक है, इसका याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहां पर इसको समझते हैं पहले। ये पोटेशियम पहले नंबर पर आ रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक। फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे भी कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, फिर उसके बाद में आता है आयरन उससे कम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, सबसे लास्ट में आता है गोल्ड, मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील, जल्दी से किसी से अभिक्रिया भी नहीं करता है। तो ये है सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम। यानी आपसे इनमें से पूछे, अगर आप पूछे अभिक्रिया दे रखी है, जैसे मान लो अभी हमने लिखा था Zn प्लस CuSO4, तो ये पॉसिबल है या नहीं है, ZnSO4 प्लस Cu, ये पॉसिबल है या नहीं। तो देख लो, क्या जिंक कॉपर से ऊपर है क्या, ऊपर का मतलब वो ज्यादा ताकतवर है। तो देखो यहां पर जिंक तो ये, तो कॉपर तो यहां ये रहा, जबकि जिंक कहां है, ये रहा, इससे ऊपर है। जो ऊपर है वो नीचे वाले को विस्थापित कर पाएगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये देखो कॉपर जिंक को विस्थापित कर पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो जिंक तो इससे ऊपर है, इससे कम वाले को विस्थापित कर देगा, लेकिन ज्यादा वाला कम वाले को विस्थापित, क्या कम वाला ज्यादा वाले को विस्थापित कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है सक्रियता श्रेणी, ये है सक्रियता श्रेणी। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं, देसी ट्रिक के साथ, देसी मतलब अपनी राजस्थानी ट्रिक के साथ। तो देखो इसको याद करने का जो ट्रिक है ना वो इस तरह से, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको देखते रहना। पोसो के में जिया, यहां पर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, दो शब्द साथ में, ध्यान रखना। देखो सिंपल सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पोसो के में ए जिया लड़ा हां कॉपर तो मरसी, जिया लड़ा हां कॉपर तो मरसी। पोस का मतलब हो गया पोटेशियम, सो का मतलब सोडियम,
के का मतलब कैल्शियम, मे का मतलब मैग्नीशियम, ए का मतलब एल्यूमिनियम, जी का मतलब जिंक और आ का मतलब आयरन, लड़ा का मतलब क्या हो गया लेड, हा का मतलब हाइड्रोजन, कॉपर का मतलब कॉपर, मर का मतलब मरकरी और सिल्वर सी से सिल्वर, एक लास्ट वाला आपको याद रखना है गोल्ड। ठीक है, यानी क्या शब्द बना, इसकी ट्रिक क्या है, पोसो के में ए जिया लड़ा हा कॉपर तो नहीं है यहां पर, कॉपर मर्सी और किसके साथ गोल्ड लेके। तो सिंपल सी ट्रिक आप इससे याद रखोगे तो ये सारी की सारी सक्रियता श्रेणी का क्रम वाइज आप इसको याद रख सकते हो। तो ये थी इसकी सक्रियता श्रेणी, आप चाहें तो इसको ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। तो ये था आपके सभी जो अपने धातु थी उसका रासायनिक गुणधर्म, यानी आपको आसानी से सब चीजें समझ में आ गई होगी। अपने 5 प्रकार के गुणधर्म पढ़े, सबसे पहले धातु का दहन, फिर उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया, उसके बाद अपने की लवण के साथ अभिक्रिया, उसके बाद में हमने की इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया, उसके बाद में धातु लवण के साथ अभिक्रिया और अंत में हमने देखी सक्रियता श्रेणी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।